मंच में मौजूद रहेंगे और तमाम सवाल जवाब यहां पर हरियाणा कॉन्क्लेव सोनीपत संवाद 2025 में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अब अगले सत्र की ओर यहां पर बढ़ते हैं और यह अगला सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण किस लिए रहने वाला है? क्योंकि सोनीपत के विकास को लेकर आज बात हो रही है। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और हरियाणा कॉन्क्लेव 2025 का ये मंच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, साक्षी बन रहा है उन तमाम सवाल जवाबों का और उन तीखे सवाल जवाबों का जिनका सरोकार है आपसे, यानी हरियाणा की जनता से। और जनता टीवी हमेशा से आपकी ताकत रहा है क्योंकि आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को वो उठाता आया है और यही वजह है कि हरियाणा संवाद 2025 का ये मंच तैयार है और हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, जो कि बखूबी हर मुद्दे पर अपने दमदार वक्तव्य के जरिए जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और चलिए अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और अब ये अगला सेशन यहां पर शुरू करेंगे जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। ओवर टू यू सर। जोरदार तालियां पर बजनी चाहिए। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी माननीय हमारे बीच मौजूद हैं और बेहद कीमती समय निकालकर आप सबके बीच यहां पर पधारे हैं, तो जोरदार तालियां यहां पर। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी का। और 3-4 महकमे हैं, टूरिज्म, जेल, इलेक्शन और कोऑपरेटिव, हेरिटेज भी, और तो टूरिज्म के साथ है। तो पहले तो एक गाना एक बड़ा पॉपुलर है मंत्री जी कि तुम तो ठहरे बेवफा, क्या है ऐसे ही कुछ करके गाना है, सुबह वाली गाड़ी से चले जाओगे टाइप का। तो आप आ रहे थे तो मेरे जहन में वो गाना गूंज रहा था कि तुम तो ठहरे बेवफा, है ना, गोहाना वाला जिलेबी कब खिलाओगे, है ना। ये माइक है सर उधर, मतलब गोहाना का की जो जलेबी है उसको आपने और राहुल गांधी ने इतना पॉपुलर कर दिया, लेकिन ये जलेबी सिर्फ सीएम साहब के लिए या हम लोगों को भी नसीब होगा? मतलब पिछले 4-5 साल से आप मुझे टहला रहे हैं कि जलेबी खिलाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा। हर बार आप जीतते हैं, मंत्री होते हैं, बधाई देता हूँ, कहते भाई रंजन साहब इस बार वो आज तक नहीं आया। तो आप जब इंटर कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो गाना गूंज रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपने याद किया, और सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को राम राम, नमस्कार। और उससे भी पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, खास तौर पर गृह मंत्री जी का बहुत तहे दिल से हरियाणा की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि जो कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो फैसला किया है जो है उसकी कांस्टेबल की भर्तियों में 50% जो है रिजर्वेशन करके, ये बहुत ही हरियाणा के लिए बहुत ही प्राउड का जो है पल है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ। दूसरा, आप रंजन जी कहाँ छूते रह गए? जलेबी तो पूरे देश ने, आप देखें अभी बिहार, अरे आपको फुर्सत रहे तब ना, अब नायब सैनी जी को सिर्फ आप जलेबी खिलाएंगे, देखिए हम लोग छूट जाएंगे पीछे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो जलेबी हरियाणा में बटी, आपको याद है,
हरियाणा में सरकार बनी, जलेबी की मिठास, जलेबी का प्यार प्रेम हर चीज से ऊपर उठ करके, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके जलेबी की मिठास है। आपने देखा पहले हरियाणा में जलेबी की मिठास ने सरकार बनाई, उसके बाद आप चले जाएं महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उसके बाद दिल्ली में जलेबी की धूम रही। आप बिहार में आप देखेंगे बिहार में किस तरह से जलेबी ने धूम मचाई, और अब आने वाले समय में बंगाल और पंजाब में भी जलेबी की धूम आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। और तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सरकार आपने बनाई है ये जलेबी की मिठास नहीं है, ये वोट चोरी की वजह से है ना, जलेबी में वोट चोरी वाला सिरिंज लगा लगा कर रस भरा है आपने और सरकार बना ली है। ये नेचुरल मिठास नहीं है, ये वोट चोरी वाला मिठास है। आप देखिए कांग्रेस के पास खास तौर पर कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप खुद कितनी सारी जनता इन बातों को समझती है। एक साल इलेक्शन के एक साल के बाद, एक साल लगभग एक साल के बाद वो शोर मचा रहे हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हो गया। अभी बिहार में उन्होंने शोर मचाया, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, सेकंड फेज के इलेक्शन में इलेक्शन ड्यूटी पर था, इलेक्शन में पार्टी से गया, सेकंड मचाया। क्यों? कि निश्चित हो गया था कि लोग इनको वोट नहीं दे रहे, ये निश्चित हो गया था। इस पर उन्होंने शोर शुरू किया, लोगों को बहकाना शुरू किया, और एक ऐसा मिथ, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि लोगों के जहन में ये बात उतरे कि भाई वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हो गया नहीं, वोट चोरी होगा, पहले शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन बिहार की जनता ने, रंजन जी, इतना करारा जवाब आप देखें, बिहार के मतदाताओं ने, हर बरादरी के, हर धर्म के मतदाताओं ने इस बात को समझा कि कांग्रेस किस तरह से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है, और इसका जवाब इतना करारा, इतना बढ़िया जवाब दिया वहां के मतदाताओं ने। ये तो कह रहे थे वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार के मतदाताओं ने तो कांग्रेस ही चोरी कर ली, कांग्रेस ही चोरी कर ली, कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं कहीं। लेकिन ये बिहार के मतदाताओं ने सबक सिखा। हरियाणा में राहुल गांधी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए, फॉरेन सिटीजन के नाम पे फोटो लगा करके वोटर आई कार्ड। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग से सवाल कीजिए, बीजेपी वाले जवाब देंगे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जवाब देंगे, चुनाव आयोग जवाब। पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन आयोग चुनाव कराता है। हर एक पार्टी के एजेंट्स वहां अंदर बैठते हैं, एक एक मतदाता को वो चेक करते हैं, उसका फोटो भी देखते हैं, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, लोकदल वाले भी, हर पार्टी के बैठ करके। ये अब एक साल के बाद आप ऐसी बातें कह रहे हो, लोगों को बहकाने की बातें कर रहे हो, आप संविधान को कहां मान रहे हो? नहीं तो जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो वोटर का जो है दिया कि ये देख लीजिए ये स्थिति है, वो सही है या गलत? रंजन जी, आप देखिए, करोड़ों करोड़ों मतदाता होता है देश में, 140 करोड़ मतदाता है, 140 करोड़ आबादी में लगभग 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है लगभग। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मतदाता सूची में कहीं कहीं कमियां आ सकती हैं, कहीं कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं कहीं। लेकिन वो जब वोट डालने के लिए जाता है, कोई भी वोट डालने के लिए जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसका एजेंट करता है। तो आपका एजेंट अलर्ट नहीं है, इसका मतलब आपका एजेंट करता है, हर एक का ऑब्जेक्ट करते हैं। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हमारा एजेंट बताता है, और किसी भी तरह का कोई भी फेक वोट डालने के लिए अगर आता है और वो पकड़ाई में आता है तो तुरंत इलेक्शन कमीशन
आरओ आपका रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर जो ड्यूटी स्टाफ है तुरंत उसकी कार्रवाई करता है, कानूनी कार्रवाई करता है। ये बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें हैं। बिल्कुल जो लोगों ने एक तरफा होकर के लोगों ने कामों पर वोट दिए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर सरकार ने, पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी, अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, लोगों का विश्वास जीता। आप बताएं 140 करोड़ लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करके जीता हुआ है, काम करके। इसी तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने काम करके अंत्य उदय आखिरी छोर तक गरीब से गरीब को योजनाओं का लाभ के लिए योजनाएं बना। तो ये उन लोगों की जीत है। ये कोई किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है जिस तरह का वो मिथ क्रिएट करते। आप एक और बताइए बात, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमारे असेंबली चुनाव से मेरे ख्याल में लगभग 2-3 महीने पहले, लगभग 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ। तब भैया क्या था, तब कौन सी वोटर लिस्ट थी? वही वोटर लिस्ट तब थी। जब 5 सीटें आई तब तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा, वोटर लिस्ट भी ठीक, काम भी ठीक। और जब हार गए, जब 5 सीटें आई, जब तो खूब कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इलेक्शन कमीशन पर, किसी ने वोट चोरी की बात नहीं करी। और जब हार गए उसी वोटर लिस्ट पर तो वोट चोरी, वोट चोरी। आप समझ सकते हैं। अरे 5 सीटें आई कि नहीं आई लोकसभा में, वो भी झूठ बोल करके, ऐसा मिथ चला करके कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, गरीबों का हक छीन लेंगे। कौन सा संविधान बदला भाई? कौन सा संविधान बदला? अब किसकी सरकार है? मोदी जी प्रधानमंत्री है। संविधान का भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने किया है, इतना सम्मान आज तक देश में किसी ने नहीं किया। रोहतक, झज्जर, ये सब कहा जाता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, और सोनीपत जिला में तो आप भी कांग्रेस में रहे हैं एक लंबे अरसे तक, है ना। शुरुआती दौर में कभी कांग्रेस आईएनएलडी के बीच में टकराव होती थी, वक्त बदला, बीजेपी थोड़ी मजबूत हुई। आज की तारीख में या पिछले कुछ वर्षों में या 2-3 चुनाव में सोनीपत ने बीजेपी का समर्थन किया, है ना। कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई पहले की तुलना में। ये कहा जाता था तब भी, मुझे याद है, कि सोनीपत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब आपकी सरकार प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, सोनीपत बदल गया। देखिए सोनीपत अब बहुत, यू कैन से कि एनसीआर का पार्ट है और सरकार की पूरी निगाह गुड़गांव के बाद अगर आप कहीं पोटेंशियल है तो सोनीपत में है। सोनीपत में सरकार ने 11 सालों में बहुत कुछ करके दिया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे से जोड़ने की बात करें, आप रोडों की बात करें, सड़कों की बात करें, आप हर तरीके आप देखेंगे कि सोनीपत को विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व बहुत तेजी से सोनीपत के लिए काम कर रहा है। आपका जो एमपी था कुंडली मानेसर, ये कुंडली साहब की सरकार भी थी और कांग्रेस की सरकार, वो यूं का यूं पड़ा हुआ था। लेकिन आज के एमपी पर आप देखें किस तरह से गाड़ियां दौड़ रही हैं। इस काम किसने किया? आप देखें जो अभी यूईआर जो कॉरिडोर जोड़ा है, उसमें हमारा मेरे क्षेत्र बड़वासनी से आप देखेंगे वो कितना बढ़िया गजब का रोड बना है। आप एयरपोर्ट जो है, आप मुश्किल से पौने घंटे में आप एयरपोर्ट जा ये ग्रीन फील्ड जो ग्रीन रोड है, जो ये सोनीपत, मेरठ, सोनीपत और ये गोहाना जींद को जोड़ता है, उसका आप देखें कितना विकास हुआ। आईएमटी है खरगोन में, आईएमटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख गाड़ियां, मारुति की 10 लाख गाड़ियां 1 साल में बनकर के तैयार होंगी। विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है शुभारंभ भी किया था। तो ये सारी की सारी चीजें, या गन्नौर में आप देखेंगे, गन्नौर में जो मंडी बन रही है, सब्जी मंडी बन रही है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सारे प्रोजेक्ट जो है गोहाना के लिए, सोनीपत के लिए, दोनों इलाकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सरकार इन पर ध्यान कर रही है किसी भी तरह से। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि विकास का पहिया तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। सोनीपत के ऊपर केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की भी पूरी निगाह है। जो मेट्रो का था, मेट्रो जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था, आ गया था कोई डिपार्टमेंट का। मेट्रो पे ही आना चाह रहा था। आप जब इतनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पहले सेशन में मेयर भी थे, जो चुनाव लड़े जीते, जो हारे, वो सब के सब थे, है ना। उसके बाद एमपी भी थे। अभी दो ऐसी चीजें हैं जो सोनीपत की मांग रही है और एक लंबे अरसे से। अब तो अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल मिनिस्टर भी हरियाणा से ही है। करेक्ट। मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे, ये हर चुनाव के पहले लंबी चौड़ी बात होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब इस बार तो जो मुखिया हैं उस डिपार्टमेंट के, वो भी हरियाणा से ही हैं, करनाल से एमपी हैं मनोहर लाल जी, है ना। लेकिन अब तक सोनीपत तक मेट्रो पहुंच जाए, ये कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होती हुई दिख नहीं रहे। There are so many gray areas in that project. Point number one. Point number two, इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। Point number two, कई सारी ट्रेनें हैं, सोनीपत की कनेक्टिविटी लोगों की नौकरी से, व्यापार से, इधर दिल्ली से भी है और इधर पानीपत करनाल तक भी है, जो लोग डेली अप डाउन करते हैं। कई सारी ट्रेनों के वोल्टेज की बात बहुत पुरानी मांग है और मुझे याद है हर चुनाव में सोनीपत के चाहे जो भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, खत्म। देखिए, सबसे मेट्रो की जो बात है, उसमें कुछ एक दो जगह जो है, कुछ दिल्ली सरकार का कुछ ऐसा एरिया पड़ता था, अब एलजी ने वो भी क्लियर कर दिया है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि बहुत जल्दी सोनीपत के लिए मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके साथ जो है ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है, रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर, उसमें भी सोनीपत शामिल होगा। और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, उसमें भी सोनीपत को जो है, उसमें भी सोनीपत शामिल होगा। वो दिल्ली मतलब से ये सब बात चल रही है। नहीं, ये पाइपलाइन में जल्दी से जल्दी होंगे। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर बात करो तुरंत शुरू हो जाते हैं, कुछ में समय लगता है, लेकिन ये काम होंगे। दूसरा, दिल्ली से पानीपत आप देखें, रेल का 4 लेन जो है रेल को, ट्रैक को किया जा रहा है, उसकी भी जो है, मैं आपको बात बताऊं, वो भी प्रोजेक्ट क्लियर हो गया है। तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सोनीपत को बहुत अच्छे तरीके से सोनीपत को जोड़ेंगी, क्योंकि सोनीपत आने वाले समय में अब भी जो इन्वेस्टर है उनके लिए हब बनता जा रहा है। वो लोग बाग इन्वेस्ट करने के लिए सोनीपत उनकी, अब गुड़गांव के बाद सोनीपत उनकी चॉइस होती जा रही। पहले गुड़गांव था, फरीदाबाद, अब सोनीपत में लोग आना पसंद करते। जैसे मान लीजिए एक पैमाना है रियल एस्टेट, है ना। गुड़गांव, फरीदाबाद जिस तरीके से डेवलप हुआ, सोनीपत भी दिल्ली का एक छोर है। आप हरियाणा में एंट्री के कई रास्ते हैं, एक मेन रास्ता ये है, और इस रास्ते से तो आप चले जाते हैं अमृतसर तक, उधर शिमला चले जाते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा, अगर कोई रोड इधर से, कोई सबसे बड़ी सड़क गुजर रही है तो ये जीटी रोड गुजर रही है। सोनीपत, जो दिल्ली से आप निकलते हैं तो सोनीपत सबसे पहले पड़ता है। लेकिन आप एक रियल एस्टेट को पैमाना अगर मान लें आप, है ना, तो जो लोगों का मूवमेंट फरीदाबाद की तरफ, गुड़गांव की तरफ हुआ, वो सोनीपत की तरफ आज भी नहीं है। नहीं, सोनीपत की तरफ तो आप देखें जगह ही कहाँ है। सोनीपत में इतना डेवलपमेंट हुआ है, सोनीपत में तो रंजन जी इतना गजब का डेवलपमेंट। आप जमीनों के भाव देखें, आप जो फ्लैट्स बनाए उनके भाव देखें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सोनीपत में ये नहीं मान, सोनीपत में हर तरीके की फैसिलिटी। आपने जो इसको हाईवे वाली बात बताई, अब जम्मू कटरा जो हाईवे है वो भी और इसको सारे कुछ सिस्टम को टच करता है।
और अभी आप देखेंगे राई से थोड़ा सा आगे निकल करके अब दिल्ली में एक तो आपका सीधा रोड जो निकलता है, एक रोड और निकाल दिया है इसमें, ये इधर वो करके ना गाजियाबाद के बराबरता है ये रोड। इसका रोड का नाम क्या, इसका एक देहरादून वाला उसको टच करता है, इट्स ग्रेट वे। मैं आजकल उससे आता हूं मैं। अब मुश्किल से आप आईटीओ से पुलिस हेडक्वार्टर, जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था, उससे आप टच कर जाते हैं राई आधे घंटे में आप राई टच कर जाते हैं। इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो पूरे रोडों पर आप थोड़ा सा घूमो, देखो आप कितना गजब का सोनीपत के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। तो कोई कसर जो है सोनीपत के लिए नहीं छोड़ी जा रही। करता हूं आने वाले समय में आपको और अच्छे से नजर आएगा कि सोनीपत का विकास कितनी स्पीड से हो रहा है। एक और मसला है, गोहाना की जलेबी है ना, उस मतलब पॉपुलर तो थी, ये अलग बात है कि कुछ मिठाइयाँ आप सिर्फ मुख्यमंत्री को खिलाते हैं, हम लोगों को तो याद ही नहीं करते हैं उस वक्त। वादा करते हैं फिर बेवफा हो जाते हैं। मैं आज जो है पूरे जो है अपने जनता टीवी वालों को सबको आज फिर वादा कर दीजिए, सबको जलेबी खिलाऊंगा, फिर अगली मुलाकात तक भूल जाएंगे। वो देखो उन्होंने मंगवा दी है, और मंगवा दिए। चलिए गरम जलेबी। ठीक ठीक। आपको पता है ना, मैं जहां पीछे पड़ता हूं तो अंतिम छोर तक नहीं छोड़ता हूं। गोहाना की जलेबी की बहुत चर्चा होती है। एक चर्चा और होती है, गोहाना को फाटक फ्री बनाने का अभियान। आपने भी कई बार ये बातचीत की। जलेबी तो पॉपुलर हो गई, आपने और राहुल गांधी ने जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी, जलेबी जलेबा एकदम धूम मचा दिया। ये गोहाना फाटक फ्री कब होगा? नहीं, इसके लिए उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है मतलब, और उसको हरियाणा सरकार में भेज दिया है। उसके बाद वो रेलवे में जो है इसका, हरियाणा सरकार आजकल जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे विभाग दोनों मिलकर के उसमें काम करते हैं, दोनों की हिस्सेदारी रहती है। हरियाणा सरकार को प्रोजेक्ट जा चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी सन उसकी घोषणा हो जाएगी, जल्दी काम शुरू। एक मसला और है जो हरियाणा के संदर्भ में मैं बहुत सोचता हूं। हमारे यहाँ ये पूरा हरियाणा महाभारत की धरती, आप सोनीपत से शुरू हो जाइए, है ना, गुरु द्रोणाचार्य का गुरुग्राम, सोनीपत वो 5 गांव है ना, ये बागपत पानीपत वाला इलाका, आगे बढ़ जाइए करनाल कर्ण की धरती, अगर आप थानेश्वर और कुरुक्षेत्र पहुंच गए तो वो अलग धरती है ना। लेकिन जो टूरिज्म का एक हॉलिस्टिक, आप ठीक है, ये अच्छी बात है कि गीता जयंती हमने शुरू कर दिया, लेकिन जो एक पूरे हरियाणा का, जैसे आप साउथ चले जाइए, जैसे अगर आप गुजरात में कई सारे इलाके हैं जो कोस्टल एरिया है, उसको उन लोगों ने टूरिज्म के तौर पे गजब का डेवलप किया। हम हरियाणा में, हमारे पास इतनी बड़ी पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विरासत है, हम एक कॉरिडोर बना करके टूरिज्म को, और दिल्ली से कनेक्टिविटी है ना, इतने दिल्ली के इतने करीब, लेकिन हम एक गीता जयंती तो शुरू कर पाए, लेकिन पूरे हरियाणा को, अब आप सोचिए कि आप जींद चले जाइए तो वहां पे पांडवों ने पिंडदान किया बगल में, कितनी सारी चीजें हैं। अब मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूं, और हर टूरिज्म मिनिस्टर से मैं करता हूं, ये आप लोगों ने कभी कुछ वैसा सोचा कि देखिए हरियाणा को एक टूरिज्म का हब बना दिया जाए? देखिए, हरियाणा को टूरिज्म का हब नहीं, हरियाणा शुरू से ही टूरिज्म का हब है। आप 70 से 80s में आ जाइए, हरियाणा को तो दूसरे राज्यों ने फॉलो किया है। आप देखें जीटी रोड पर, आप देखें कहीं भी, आप हरियाणा के जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, पहला जो कंसेप्ट था ये हरियाणा में चला था चौधरी बंसीलाल के टाइम में, कि जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे। अब आप देखेंगे, आपने जैसे कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हरियाणा में अब हो रही है। नंबर 1 आपने कहा गीता जयंती, गीता भगवत गीता हमारी धरोहर है। कुरुक्षेत्र से जुड़े भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर उपदेश अर्जुन को, तो ये बहुत बड़ी विरासत है हमारे पास। ये इसको हम डेवलप कर रहे हैं पूरे विश्व में। अब देखें, कम से कम
40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है गीता जयंती में। और अभी इंटरनेशनल जो गीता जयंती महोत्सव जो हम मनाते हैं, अब की बार मुझे मौका मिला इंडोनेशिया और मैं बाली में करने का जो मौका मिला, वहाँ भी ऐतिहासिक जो है प्रोग्राम रहता है। लगभग 4 से 5 हजार लोगों ने वहाँ पर उसमें हिस्सा लिया। और दूसरी चीज जो हमारा सूरज कुंड का जो क्राफ्ट मेला है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला, और मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, शिल्प मेला है, जिसमें कम से कम पिछली बार जो है 52 कंट्रियों ने उसमें हिस्सा लिया। अब की बार भी इजिप्ट 31 जनवरी से 15 फरवरी तक वो चलेगा। उसमें इजिप्ट, मिस्र जो है हमारा वो ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और हमारा मेघालय। तो आप देखें उसकी छटा, आप देखें उसकी सुंदरता देखें, वो ठीक है, इतना accepted। गजब का देश का जो है नाम सूरज कुंड हरियाणा मेला करता भी- है, सूरज कुंड मेला। उसके बाद आप आ जाइए, सुन, उसके बाद आइए राखी गढ़ी। एक ऐसी विरासत आपको मिली है राखी गढ़ी, जो आपकी सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता, अभी 26 तारीख को उसका फिर से प्रोग्राम है। तो इस तरह से हम कॉरिडोर जो है, ये जो आपका कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, वो इसकी देखरेख करता है। जो गीता जयंती महोत्सव जब बनता सारा, तो वो उसके सिस्टम में लेकिन है ना, मैं मतलब एक थॉट दे रहा हूं कि अगर कोई एक टूरिस्ट आता है, वो सोनीपत से शुरू करे या गुरुग्राम से शुरू करे, करनाल, और एक कॉरिडोर एक ऐसा डेवलप हो जो उसको महाभारत का पूरा एक, है ना, भगवान श्री कृष्ण कहाँ यमुना नगर में कहाँ जाकर के किस जंगल में वनवास के समय रहे, वाल्मीकि ने यहाँ किया, सरस्वती का, वो एक कॉरिडोर ऐसा हो कि एक टूरिस्ट बैठे तो हफ्ते दिन का या 5 दिन का टूर हो। जो जिक्र किया वो 48 कोस की जो परिक्रमा थी, उसमें वो सारे स्पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स। दूसरा कि हरियाणा को अभी पीछे केंद्र सरकार ने लगभग 94 करोड़ रुपीस, 94 करोड़ रुपया दिया है, जो हम डेवलप कर रहे हैं। मोरनी हिल्स, आपका यादवेंद्र गार्डन पंचकुला वाला, तो इसमें कई चीजें ऐसी चल रही हैं। आपका टिक्कर ताल, जो बहुत ही दार्शनिक जो स्थल जो है बनाए जाएंगे। और एक और प्रोजेक्ट जो है दोसी हिल, जो महेंद्रगढ़ में, जब अभी जयपुर में जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे देश के टूरिज्म मंत्रियों की, उसमें भी उस प्रोजेक्ट को भी आप देखेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो डेवलप होगा, 200 करोड़ से भी ज्यादा। उसमें रोपवे बनेगा डोसी हिल्स के, और बहुत सारी चीजें उसमें बन करके तैयार होंगी। 1 स्टेट 1 ग्लोबल जो डेस्टिनेशन, उसके तहत में। दूसरा, कुरुक्षेत्र के अंदर आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र, जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी आए थे, विजिट किया था, मन की बात में भी जिसका जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र 200 करोड़ से भी ज्यादा की लागत का बना है। वो पूरे महाभारत को शुरू से लेकर आखिरी तक डिजिटल जो है, देश का सबसे बड़ा डिजिटल म्यूजियम जो है वो बनाया है अनुभव केंद्र। उसमें आप पूरा महाभारत का उसमें पूरा वर्णन है, आप देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसको एलेबरेट किया है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा केंद्र वो बना हुआ। तो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से टूरिज्म की देखभाल करके, और हम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कुछ समय बाद कि हरियाणा टूरिज्म में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है सर, एक और महकमा है आपके पास, है ना, 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में कहता है लोग कि कभी जिंदगी में देखने को ना मिले। एक तो वकील, दूसरा डॉक्टर जितना दूर रहे, और तीसरा है जेल। आजकल तो देखो, सुनो, आप आगे सवाल करना, आजकल हर परिवार में नहीं तो उसकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई डॉक्टर जरूर है। और वकीलों की तो संख्या आपको पता है, परिवार में मतलब वकील डॉक्टर हो जाए, मरीज बन के उसके पास ना जाना पड़े। वकील भी मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। और सबसे बड़ा हरियाणा का जो गर्व की बात है, वो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हरियाणा कितना तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सब जलेबी खिलाइए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, है ना।
जेल से गैंगस्टर अपना रैकेट ऑपरेट करते हैं, वो महकमा डिपार्टमेंट आपके पास है। कई सारे इंसिडेंट हो गए, कई सारे घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या स्टेटस है? देखिए ऐसा है, ये और ये कल्चर बड़ा नहीं, गंभीर मसला है। ये कल्चर सरकार ने पूरा शिकंजा कस दिया है गैंगस्टर्स के ऊपर। और आप देखेंगे जो बंदी किसी ग्रुप से भी अगर आता है, उसको सारी चीज़ों पर जो है पूरा बैन कर दिया है। किसी तरह के जूते, चप्पल, कपड़े, उनको वहाँ बहुत बड़े बाल, बहुत ज़्यादा उसमें कट दिया है। और उसके बाद जितना ग्रुपबाजी जेलों में थी उनको शिफ्ट करके, इससे बड़ा सीक्रेट मिशन रहता है ये, उनको भी ग्रुपों में अलग अलग करके अलग अलग भेज दिया है। और अब बहुत सख्ती से हरियाणा पुलिस, बहुत सख्ती से, आपने देखा पिछले दिनों में लगभग 4 से 5 हज़ार की तो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो छोटी मोटी भी जिन्होंने हरकत कर रखी थी कहीं भी। कितना पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और जेलों में आप देखेंगे बहुत, ये एक मिथ बन गया है जेलों के ऊपर, एक ये कंसेप्ट बन गया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जबरदस्त सुधार जेलों में देखने को मिल रहे हैं। कोई इस तरह की हरकतें अब नहीं है पीछे। लेकिन आप भी जो शरारती तत्व है, अपराधी तत्व है, वो भी नई नई चीजें खोजता है। लेकिन जेल डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैदी के साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं कि उनको बकसता नहीं है, छोड़ता नहीं है, हर चीज पर उनकी निगरानी रखता है। जेल रिफॉर्म्स पे जितना काम होना चाहिए उतना हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल। अब आप मंत्री हैं तो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। रिफॉर्म पे पूरा काम हो रहा है। और किसी भी तरह की जो है, आप देखें उसमें सेंसर्स, आपके जो जैमर्स लगाए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। कई बातें डिस्कस ना करें तो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मैं कह रहा हूं बहुत सॉलिड वे से जो है जेल डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस तरह की हरकतें अब होने की गुंजाइश है नहीं। एक और जेल डिपार्टमेंट पे ही ऑपोजिशन का बड़ा हमला रहता है पेरोल देने में। कुछ लोगों को चुनाव के पहले, जब जब चुनाव होता है, कुछ लोगों को पेरोल मिल जाता है। आपके पहले चौधरी रंजीत सिंह जी थे, है ना, इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, उनसे भी ये सवाल होता था, सरकार से भी होता था। कुछ खास लोगों पे खास कृपा रहती है। हालांकि ठीक है, उनका अधिकार है कि इतने दिन तो इतना पेरोल मिल जाएगा, लेकिन ये सब कैलकुलेटेड रहता है कि चुनाव के पहले इतना दे देना है, फिर अगले चुनाव के पहले इतना, फिर पंचायत चुनाव के पहले, फिर विधानसभा चुनाव के पहले। ऐसा कुछ नहीं है रंजन जी। क्योंकि जिन लोगों को पेरोल मिलता है, 2014 चुनाव के ठीक पहले मैंने कई लोगों को दंडवत होते भी वहां देखा था। देखिए, पैरोल हर कैदी का अधिकार है, जो गाइडलाइंस में आता है, जो उसका समय कितना हो गया उसका अधिकार है। उसी अधिकार क्षेत्र को वो इस्तेमाल करते हैं। और जिसका बनता है उसमें जेल विभाग तो कमिश्नर को जाती है, सारे का सारा चेक करता है किसका क्या बनता है। वो ले सकता है, पैरोल अपनी ले सकता है, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से, जो मैनुअल है जेल का उसके हिसाब से वो ले सकता है। एक सवाल है, हालांकि वो महकमा आपका नहीं है, लेकिन चूंकि अभी आप हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और अभी कई बच्चे थे जो मुझसे मिले, और तो मैंने उनको वादा किया कि मंत्री जी आने वाले हैं तो उनसे ज़रूर मैं ये बात उनके सामने रखूंगा ताकि सरकार तक बात पहुंचे। 2023 में ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली के लिए आप लोगों ने वैकेंसी निकाली, सरकार ने वैकेंसी निकाली। ग्रुप डी की मेरिट लिस्ट 2024 के चुनाव के पहले आ गई, और उसके बाद फिर ग्रुप सी की लिस्ट आ गई। ग्रुप डी में जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, अब उन लोगों में से कई लोगों ने ग्रुप सी का भी परीक्षा दी थी, वो ग्रुप सी में उनका नाम आ गया, वो ग्रुप सी ज्वाइन कर दिए। सरकार ने ये कहा था कि ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी है हम वेटिंग लिस्ट कर करके हम जारी कर देंगे और उसको भरेंगे। कई लड़के हैं जो भटक रहे हैं, और 2 जुलाई या जुलाई में कोई तारीख बता रहे थे
की एक लिस्ट आई ग्रुप डी की, उसके बाद फिर कोई लिस्ट अब तक नहीं आ रही है। और जो उनकी जानकारी है उनके मुताबिक, जो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि 4 से 4,500 वैकेंसीज अभी भी हैं, लेकिन सरकार कोई फर्दर मेरिट लिस्ट नहीं निकाल रही, जबकि ये कई मंचों से कई बार ये वादा किया था कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो हम पूरी करेंगे। देखिए, वो मैं इस बारे में आपने बताया है, मैं इसमें चर्चा करूंगा। और कोई वैकेंसी, और वो भी मैं फिर बताता हूँ उस सिस्टम गाइडलाइन के हिसाब से कि भी वो कितना समय वो लिस्ट चलती है। आप समझते हैं ना, कोई वेटिंग लिस्ट जो बनती है मेरिट के हिसाब से, वो कितने दिन तक वो वैलिड रहती है, उसका भी कुछ सिस्टम, आई डोंट नो मच अबाउट ऑल दिस। लेकिन मैं ये पता करके कि ऐसा है तो जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और एसएस बोर्ड के चेयरमैन से भी बात करके इस बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब आखिरी के 2-3, क्योंकि वो लड़के 4-5-6 लड़के थे, कोई बात और उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने एक कहा चीज कि मैं मंत्री जी आ रहे हैं। मैं रंजन जी आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संकल्प किए थे इलेक्शन से पहले, उसमें यह भी था कि भी जो लोग बाग ज्वाइन नहीं हुए थे, तो औरों ने तो कहना शुरू किया था कि भाई हम दोबारा से पेपर लेंगे, दोबारा से भर्ती करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि भाई संकल्प पत्र में है कि सरकार आने पर इनको सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो लगभग 25,000 के करीब नौजवान साथियों की ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले ज्वाइन कराया था। तो बहुत बड़ी बात है। उनका विजन, तमाम लोगों के, ग्रुप डी वाले जो लोग हैं ना, उन तमाम लोगों की तरफ से मैं आप तक आवाज पहुंचा रहा हूं। आप सरकार है और उनका भला हो। ये मतलब विशेष रूप से नौजवानों का विशेष रूप से सरकार बहुत ध्यान रखती है। लेकिन फिर भी कोई अगर बात है तो मैं आगे आपके मैं रखूंगा। आखिरी 1-2 सवाल, उसमें बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं पहले ही देखिए बता देता हूं। वो लिखा रहता है ना, वो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, आगे दुर्घटना की संभावना, गाड़ी संभल कर चलाएं। ये प्रदेश अध्यक्ष, अब तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष सब हो गया, प्रदेश अध्यक्ष भी यही सोनीपत से, आप भी सोनीपत से, तो यहीं रह जाएगा या मतलब कुछ इधर जिला विला कुछ? ये काम संगठन का है, वो तो पता है मुझे, संगठन देखता है। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं क्योंकि मुझे इस बात का नहीं, इसलिए मैंने कह दिया संगठन कि आगे खतरे वाली सड़क है, तो अपनी गाड़ी संभाल कर चलाएं। आपने देखा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और कई स्टेट में भी अध्यक्ष आपके जरिए से भी उनको बधाई दूंगा। और बहुत ही नौजवान साथी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो ये इस काम संगठन का है, संगठन देखेगा कि भाई किसको, मैं सोचा किसको रखना है, किसको बदलना है, तो कुछ शायद पता हो कि मुझे नहीं पता। लेकिन जिलेबी गोहाना में ही रहेगी, सोनीपत में ही रहेगी या कहीं आस पड़ोस में? अच्छी अच्छी मिठाइयाँ है ना अड़ोस पड़ोस में भी, इसमें जो कहीं का गजक अच्छा, कहीं का कुछ। पार्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से सारा काम को करती है। और मंत्रिमंडल, सोशल मीडिया में आजकल मैं देखता हूँ कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो जाएगा, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, तो देखो एक चीज तो वो रहेगा, तो वो नहीं रहेगा। तो हमने कहा जब आ ही रहे डॉक्टर अर्जुन शर्मा, तो उन्हीं से पूछ लूंगा। सोशल मीडिया और विपक्ष, इनके पास कोई मुद्दा तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। अच्छा, ये सब आप कितना सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं? मतलब तो मेरे साथी बीपी की गोली लेकर के एक्टिव रहते हैं या विदाउट? देखिए ऐसा रंजन जी, मैं कोई क्योंकि कई लोगों का बीपी बढ़ा देता है ये सोशल मीडिया। कोई ऐसा काम नहीं करता जो मुझे बीपी, ना मुझे मेरे बीपी है ना मुझे शुगर है। मैं बिल्कुल फ्री होकर के, मैं सेवक आदमी हूँ। मेरा परिवार, मेरे दादाजी, मेरे पहले भी 1-2 बार जिक्र हुआ है, ये वॉज ए ग्रेट संत जिसे कहते हैं, संत जानकी प्रसाद जी। उन्होंने जो सिखाया है, सेवा भाव सिखाया। हमारे को बीपी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सेवक आदमी हैं,
हमने कभी अपने आप को घमंड नहीं किया, ना कभी अपने आप को नेता मैंने समझा, आपसे घमंड हमने सेवक समझा। मैंने तो घमंड इसलिए वमंड पूछा ही नहीं, इसलिए मैं तो सिर्फ आपसे जानकारी चाह रहा था कि कुछ मेरी भी इसलिए मेरा जानकारी बीपी में। नहीं बढ़ता ना, तो मैं बिल्कुल मस्त होकर के सेवा करता हूं, लोगों के कामों को आगे बढ़ा। ना आपने जलेबी खिलाई मुझे, जलेबी आ जाएगी, आ ना अध्यक्ष कौन बनेगा ये जानकारी दी, ना मंत्रिमंडल में कब फेरबदल होने वाला है। मतलब तीनों आपने ये सारे काम संगठन के हैं, पार्टी के हैं, इसमें मैं आपको क्या जानकारी दे सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रंजन, थैंक यू।